पता चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वाले ये तो गधे हैं, ये कोई शेर की भाषा हमें समझाते थे, मगर हकीकतन ये शेर नहीं है, ये गधे रहे। क्या जावेद कुरैशी मेरे ख्याल में वाहिद वो शख्स होगा जो न किसी से डरता है, न मुझे इक़्तिदार की हवस है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के लीडरों ने वो एक खाल पहनी हुई थी, शेर की खाल पहनी हुई थी, डरा रहे थे लोगों को। जब नरेंद्र मोदी ने इस खाल की चैन को उतारा, देखने वाले सामीन को कश्मीर एवन न्यूज़ का सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विद सागर गुलजार। प्राइम टाइम के शुमारे में जो आज मेहमान खसूसी है वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आप बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं, फायर ब्रांड लीडर, यंग डायनामिक सोच। आप हैं मिस्टर जावेद अहमद कुरैशी। जावेद अहमद कुरैशी साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक तशरीफ़ ले आए और हमें भी एक मौका दे दिया अपनी चैनल के वास्ते। तो जावेद साहब, आपसे कुछ सवालात होंगे। उम्मीद है कि आप हमें आज अच्छी तरह से कोऑपरेट करोगे। वैसे भी आप मीडिया को बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन करते हैं। हम भी उम्मीद करेंगे कि आप हमारे सवालात का भरपूर जवाब दोगे। तो जावेद साहब, मेरा सवाल आपसे पहला है कि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ थी, जैसे रीजनल पार्टियों में पीपल्स कॉन्फ्रेंस हंदवारा में सबसे ज़्यादा आगे हैं, पीडीपी थी, कांग्रेस थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो आपने बीजेपी का हाथ ही क्यों थामा, इसकी क्या वजह रही? जो जम्मू कश्मीर का मामला है, मैंने तकरीबन 30-40 सालों से गौर से यहाँ के सियासी लीडरों को देखा भी है और जाना भी है, महसूस भी किया है। ख़ासकर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, या आपने कहा कि पीसी यहाँ पे, नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये वो फ़िरक़ परस्त लोग हैं जो यहाँ पे अपने दुकान चमकाए हुए थे। कभी पाकिस्तान की बोली बोलते थे, कभी दहशतगर्दों का साथ देते थे, क्योंकि इनका मुद्दा था अपना इक़्तिदार। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है और इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कत्ल गारत नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी वो इक़्तिदार नहीं चाहती है जिससे हमारे नौजवान मरगुजारों में जाए। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, जो भी अदर लीडर्स है जम्मू कश्मीर में जिन्होंने 30 सालों से वो दुकान चमकाए थे, वो गोश्त बिक्री होती थी। अगर आपने इन 30 सालों को देखा होगा, अगर आप इन 30 सालों की तवारीख को उठाओगे, हकीकतन में मरगुजार भरे हुए हैं, जेल भरे हुए हैं। मैंने इसलिए इन फ़िरक़ परस्तों को कभी जहन में रखा ही नहीं। मैं वो चाहता था हकीकतन में जो देश को आगे बढ़ाए, हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाए। ख़ासकर जिस दलदल में जम्मू कश्मीर फंस चुकी थी, पिस चुकी थी, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। यहाँ का दहशतगर्दी का माहौल, यहाँ के हुर्रियत लीडरों के कैलेंडर्स जो निकलते थे, ये बहुत एक बड़ा मुद्दा था कश्मीर में। अगर आपने देखा होगा 30 सालों से हुकूमतें तो बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वज़ीर आला भी रहा, पीडीपी का भी वज़ीर आला रहा, कांग्रेस का भी वज़ीर आला रहा, मगर दहशतगर्दी उरूज पे होती थी, कत्ल गारत होती थी। 6 मंथ के लिए यहाँ पे जब भी हुकूमत बनती थी, 6 मंथ के लिए बंद होता था। जब 6 मंथ के बाद फिर हमारा दरबार जम्मू चला जाता था तो यहाँ पे हड़तालें ख़त्म होती थी। ये यहीं की हुकूमतें करवाती थी और कुछ फ़िरक़ परस्तों से मिल के इन्होंने एक वो कत्ल गारत का बाज़ार गर्म किया था। मैंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन की। हकीकतन में भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहती है, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जो कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले लिए जिनसे इन फ़िरक़ परस्तों की दुकानें बंद हो चुकी थी। तो आपका इशारा है एब्लिगेशन ऑफ 370 एंड आर्टिकल 35A? बिल्कुल, ये सच्चाई है। देखो, आज तक कश्मीरी आवाम ने, खासकर जम्मू कश्मीर आवाम ने 370 पे वोट दे दिया। किसी को पता ही नहीं था कि 370 है क्या।
अब जब नरेंद्र मोदी जी हुकूमत में आए, इन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया। मैं समझता हूं कि यहाँ के लीडरों ने वो एक खाल पहनी हुई थी, शेर की खाल पहनी हुई थी, डरा रहे थे लोगों को। जब नरेंद्र मोदी ने इस खाल की चैन को उतारा, अंदर पता चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वाले ये तो गधे हैं, ये कोई शेर की भाषा हमें समझाते थे, मगर हकीकतन ये शेर नहीं है, ये गधे रहे। क्योंकि जो इन्होंने यहाँ इस 370 पे वोट ले लिया, हुकूमतें बनाई, आज कत्ल गारत क्यों नहीं होती है? आज यहाँ पे उतने एहतजाज नहीं होते हैं। हकीकतन में आज ग्राउंड लेवल पे काम होता है। दफ़ा 370 हटने के बाद भाजपा सरकार ने ये आश्वासन दिया था लोगों को कि अब डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी, 50,000 नौकरियां होंगी, लेकिन सारी हुकूमती दावे शराब साबित हो रहे हैं। अभी ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। कब तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ें जो मरकज़ ने हमें बताई है कि डेवलपमेंट होगी, जिस चीज़ को हम डेवलपमेंट कहते हैं, वो कब होगा? मैं तरक्की उसको चाहता हूँ, मैं तरक्की उसको बोलता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल हो, इसको तरक्की कहते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट आते हैं, किसी ने, दानिश्वर ने कहा था कि लाल चौक में हम पत्थर लेके निकलते थे, सोने की बा बिक जाता था। आज ये ज़माना है, आज हम सोना लेके भी बाहर जाते हैं, इसको पत्थर का भी भाव नहीं आता है। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के हर एक फर्द पे फ़र्ज़ बन जाता है कि जो हमने 30 सालों से खोया जम्मू कश्मीर में, हमें एकजुट होके अमन की एक मशाल चलानी हो और अमन कायम करना है। जब अमन होगा, रोज़गार के वसाइल खुद ब खुद मौजूद होते हैं उस स्टेट में, उस जगह जहाँ पे भी अमन हो। अगर आप देखोगे कि वहाँ रोज़गार के वसाइल खुद ब खुद मौजूद होते हैं और तरक्की आगे बढ़ जाती है। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने ऐसा कहा। अगर आप देखोगे, जो चोर दरवाजे से लग रहे थे, आज चोर दरवाजे से कोई नहीं लगता, आज मेरिट बेस पे लगते हैं। कई डिपार्टमेंटों में आपने देखा होगा जॉब्स मिल भी गए और मिलने वाले भी हैं। मैं समझता हूं कि हमें इन चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए कि हकीकत में भारतीय जनता पार्टी के लीडर वो लीडर है जो हकीकतन में जो ज़बान से कहते हैं वो ग्राउंड लेवल पे करके दिखाते हैं। ऐसा अभी देखने को तो नहीं मिला, लेकिन हम उम्मीद करते हैं शायद हमें आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी आप बात कर रहे थे एब्रिगेशन 370 की, कि लोगों के यहाँ की जो रीजनल पार्टियाँ थी वो लोग उसी वोट बैंक का इस्तेमाल करते थे। अब वो किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? देखो, अब तो पाकिस्तान और तालिबान को वो इस्तेमाल करते हैं, ये सच्चाई है। अब इनकी साख्त ख़त्म हो चुकी है। अब कभी लोगों को ये तालिबान की वो बोली समझाने के लिए अपने बयानबाजी करते हैं, या पाकिस्तान की, जब पहले से ये इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते थे, जब ये इख्तिदार में होते थे, जब ये हुकूमत में रहते थे, तो तब इनको पाकिस्तान की याद नहीं आती थी, न तालिबान की याद आती थी। वो आज सही मानियों में हमारे नौजवानों को और कोई दिशा देनी चाहती है, मगर ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम अब बाखबर हो चुकी है। अब ऐसा कभी नहीं होगा। इन फिरक परस्तों को बिल्कुल वो तमाचा दिया जाएगा जम्मू कश्मीर से, जिस तरीके से इनकी साखत यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, अब ये कभी उभर के नहीं आ सकते। जावेद साहब, आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हो? सही, क्यों नहीं? तो आप चाहते हो कि यहाँ पे हुकूमत हो? देखो, हुकूमत का लाजमी होना है। अगर हुकूमत हो तो आवाम के जो मुश्किलात है वो अपने नुमाइंदे तक वो तो पहुंचाते हैं, ये सच्चाई है। देखो, मेरे मोनबल का या टंगडार का या करना का या मसल का, वहाँ के लोग सब गवर्नर साहब के ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। एक गरीब की उम्मीद होती है उसके एमएलए तक। अगर यहाँ पे हुकूमत हो तो ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि हमारे गरीब आवाम के मसाइल उभर के आते हैं और उन मसाइलों को दूर किया जाता है। क्योंकि आप रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो जावेद साहब, इसलिए सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। जहाँ पर हमें लगेगा कि लोग बहुत सारे गुनागो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वहाँ पर हुकूमत ही जवाबदेह होती है। क्योंकि आज अफसरशाही वाली हुकूमत है, लोगों के वसाइल, ये जो मसाइल है
وہ حل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایکسپیکٹ بھی ہم نہیں کرتے ہیں کہ افسرشاہی حکومت میں کچھ ترقی ہو. تو ہم کب تک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے؟ آپ نے کئی بار بھی ہمارے جو بڑے لیڈر صاحبان ہیں انہوں نے کہا ہے جیسے ڈی لمنیٹیشن ہوگی اس کے بعد ہی الیکشن ہوگا. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو, حکومت بن جائے اور عوام کے مسائلوں کو اجاگر کیا جائے اور ان کے مسائلوں کو ہر ایوان میں اٹھا کے ان مشکلاتوں کو دور کیا جائے گا. صحیح بات ہے کیونکہ حکومت پہلے تھی, پھر کچھ معاملات بنے تو حکومت گرانی پڑی, اور اس کے بعد پھر جب 370 کی بات آئی اس میں بھی ماحول تھوڑا بہت گہما گہمی رہی, اور اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے بھی دشواریاں پیدا ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین موقع ہے کہ اگر آج حکومت ہو تو سب سے بہترین ہے کہ جس طریقے سے ایک غریب کو جوڑ سکتے ہیں مرکز کے ساتھ. جاوید صاحب, اگر الیکشن کا بگل بجتا ہے, ڈیمونیٹائزیشن کے بعد اگر الیکشن کمیشن آف انڈیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہاں پہ الیکشن کرائے جائیں گے, تو آپ کا الیکشن میں اترنے کا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھو, یہ جاوید قریشی کا فیصلہ نہیں ہے, یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر پارٹی کچھ فیصلہ لے لے گی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو جس طریقے سے, کیونکہ ہم ایک سسٹم میں ہیں, ہم تو انفرادی بات نہیں کر سکتے ہیں, یہ پارٹی کا ہوتا ہے. جس طریقے سے پارٹی کہے گی ہم اس اعلان کو ویلکم کر لیں گے. پارٹی بڑے عہدیداران جن میں آپ کے یہ جو جنرل سیکرٹری ہے مسٹر اشوک کول صاحب, تو وہ کہتے ہیں جاوید قریشی بی جے پی میں ابھی رجسٹر نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ نہیں, ایسا ہمارے کول صاحب نے کبھی نہیں کہا. کول صاحب نے کہا انہیں ابھی بنیادی رکنیت حاصل نہیں ہے. نہیں, ایسا کبھی نہیں کہا ہے, میں نے نہیں دیکھا. تو یہ ایسی باتیں, یہ سوتروں کے حوالے سے خبر. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. میں کول سر سے ہر وقت ملتا بھی ہوں اور پارٹی کا کام بھی کرتا ہوں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جاوید صاحب, آپ مانتے ہیں کہ دفعہ 370 ہٹنے کے بعد یہاں پہ امن قائم ہوا؟ سچائی ہے یہ. اگر آپ دیکھو گے گراؤنڈ میں, یہ حقیقت ہے. جو ہمارے نوجوان ان کاموں میں الجھ جاتے تھے جن کی ساخت کہیں پہ نہیں ہوتی تھی, اور پتھراؤ ہوتا تھا, 6 منتھ بند رہتا تھا, کیلنڈرز نکلتے, ہمارے نوجوانوں کا قتل عام ہوتا تھا. حقیقتاً میں 370 کے بعد ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا. خاص کر کشمیر کی میں بات کروں, امن کا ماحول ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس 15 اگست کو ہر جگہ پہ ترنگا ہی ترنگا نظر آیا. اور یعنی آپ مانتے ہو کہ یہاں پر بالکل امن ہے؟ ابھی امن ہے, امن کا ماحول ہے. تو آپ کے گرہ منتری صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر یوں ہی کشمیر میں امن ہوگا تو وہاں کا اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے گا. تو کیا یہ موزون موقع نہیں ہے اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کرنے کا؟ دیکھو, یہ مرکز کا فیصلہ ہے. جب مرکز کے لیڈروں نے بتایا ہے, خاص کر اور وہاں سے بتا دیا جہاں سے آرڈر پاس ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کسی کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بھی ایجنسیاں کام کرتی ہے, جس طریقے سے ایجنسیاں رپورٹ دے دے گی آگے, تو جب ان کو کرنا ہوگا تو وہ حقیقت میں اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے. اسٹیٹ ہوڈ کشمیر کو مل جائے گا, اور کب ملے گا وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ الرحمن پتہ چل جائے گا. آپ ابھی آپ شاید ابھی ذکر کر رہے تھے کہ 15 اگست لوگوں نے بہت اچھے سے منایا. ویسے جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے 5 اگست کو بھی بہت اچھے کے طریقے سے سیلیبریٹ کیا. جوگ در جوگ لوگ آئے تھے ترنگا اٹھانے کے لیے. تو آپ کا پروگرام اس دن کہاں تھا؟ 5 اگست کو نہیں, ہمارا تو پروگرام یہاں تھا. میرا 5 اگست کو پروگرام نہیں تھا, میں ایکچولی بیمار تھا اس ٹائم پہ. تو 5 اگست کا میں نے پروگرام نہیں کیا تھا, مگر پارٹی نے کیا ہر جگہ. میں ایکچولی بیمار تھا اس ٹائم پہ. لوگ جوگ در جوگ آئے. بالکل کوئی شمارہ نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے یہاں ریزیڈنس پہ 15 اگست کو جھنڈا لہرایا تھا. ہزاروں کی بھیڑ تھی, ہر ایک کے ہاتھ میں ترنگا تھا. تو ایسا کچھ نہیں ہے, اور جوگ در جوگ آپ نے 30 سالوں میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا. جاوید صاحب, آپ ہی کا کہنا ہے کہ 5 اگست کو پارٹی نے یہاں پروگرام منایا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے. 15 اگست کو آپ نے یہاں جھنڈا پھہرایا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے. تو یہاں بات اٹھتی ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی, جو کہ ٹھپ پڑا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے. تو جو ہی اسکول کھولنے کی بات آتی ہے کہتے ہیں کووڈ-19 ہے. کیا ان جگہوں پہ کووڈ-19 نہیں ہوتا ہے جہاں پر ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے؟ ہمارے سرکاری اسکول میں دیکھا جائے تو 10-20 بچے ہوتے ہیں اسکول کلاسز میں. تو ایسا کوئی پروگرام ہے حکومت کے حوالے سے کہ ان اسکولوں کو پھر سے ری اوپن کیا جائے؟
नहीं, अभी तो कुछ दिन पहले ही ऑर्डर निकला है, अभी तो बच्चे स्कूल भी जाते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चे तो पूरे मुल्क की वो जायदाद होती है जो आगे बढ़ाते हैं, कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि हमारे बच्चे अल्लाह बचाए इस कोविड की वजह से किसी दुश्वारे में या उनके माँ बाप किसी दुश्वारे में पड़ जाए। तो मेरे ख्याल में आज माहौल ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया, अभी तो बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये ऐसा कोई मामला नहीं है। देखो ये एजुकेशन इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे थे। हकीकत ये है कि छोटे बच्चों को उस तरीके से आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ा तो एहतियात कर सकता है, छोटे बच्चे उतना वो अपना एहतियात नहीं कर सकते। कम से कम मिडिल लेवल से ऊपर स्कूल खोलने चाहिए हुकूमत। नहीं, अभी तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, अभी तो जाता है। देखो जावेद साहब, जब भी हम किसी मुल्क की बात करते हैं, उसकी तरक्की की बात करते हैं, उस मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसके वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे होता है। जब आपका एजुकेशन सिस्टम वीक हो जाता है तो आप वो उस चीज़ को हम तरक्की नहीं मानते हैं। मेरे ख्याल में सर आपको ये सोचना चाहिए, ये एक आफत है, ये गवर्नमेंट की कारस्तानी नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का फेलियर है। देखो सर, फॉरेन अगर कोई जावेद साहब, फॉरेन कंट्रीज में हम देखते हैं कोविड का ज़्यादा असर रहा, यूएसए में रहा, जर्मनी में रहा, टर्की में रहा, बाकी जगहों पे रहा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार किए, जो कि हमारा अभी गवर्नमेंट का फेलियर है। यहाँ पर बच्चों के लिए अभी उन्होंने वैक्सीन तैयार नहीं किया है। क्या आप मानते हैं वहाँ पर भी फिर स्कूल्स रीओपन किए गए, लेकिन आफ्टर वैक्सीनेशन जब उनको वैक्सीनाइट किया गया तो उसके बाद वहाँ पर स्कूल रीओपन किए गए? ये एजुकेशन के सिस्टम के हवाले से गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है? अगर आपने देखा होगा, जब वैक्सीन यहाँ पे हमारे मुल्क ने बनाई, ये पहली बार हुआ। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट को काम करना है वो उस तरीके से कर रही है, कि हम वो छोटी चीज़ें न देखें, हमें वो भी देखने हैं कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। कि किसी वो थोड़ी चाहेंगे कि हमारे बच्चे अनपढ़ रहे, वो कोई नहीं चाहता है, कोई हुकूमत नहीं चाहती है उस तरीके से कि हमारे बच्चे अनपढ़ रहे, मगर ये भी ज़रूरी है कि इनकी जान की सुरक्षा भी होनी चाहिए, ये जिम्मेदार है। अगर इसमें और कुछ होता, अल्लाह बचाए, अगर और कुछ होता तो आप जैसे ही लोग वो सवाल करते, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन को बंद करना था, अब ऐसा करना था, अब वैसा करना था। इन चीज़ों पे ये ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, ये हकीकतन में हमारे फ्यूचर के लिए सबसे बेहतर। जावेद साहब, आपसे एक और सवाल, आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कितना यकीन रखते हैं? नहीं, बहुत सारा, क्यों नहीं। तो फिर आपको बार बार अपने कपड़े फाड़ कर भी हिंदुस्तान को क्यों यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं आपके साथ? नहीं, यकीन दिलाने की बात नहीं है, यकीन दिलाने की बात नहीं है। आदमी तब जज्बाती होता है जब एक वो शख्स जो तिरंगे को सल्यूट करते हो और उसी इक़्तिदार में रह के हर एक ऑर्डर निकालती हो, घी की रोटी खाती हो, ठीक है, वही फिर इस आवाम को गलत दिशा देती है कि मैं तिरंगा हाथ में नहीं उठाऊं। कितना झूठ। जावेद साहब, मैंने आप चूँकि हुकूमत का एक हिस्सा है, आपकी इस वक्त हुकूमत है, फिर भी जावेद साहब को मैंने बार बार देखा है सड़कों पर एहतजाज करते हुए, क्यों? नहीं, देखो बात सुनो मेरी, मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं आवाम के लिए इस पार्टी में आया हूँ। अगर मेरे आवाम को कुछ मुश्किलात हो, अगर मैं सच्चाई नहीं कहूँगा तो फिर कौन कहेगा? मुझे सच्चाई कहनी है। अगर मैं सच्चा बंदा हूँ तो मुझे आवाम का साथ देना है, न कि वो काम छुपाने हैं जो होते ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जावेद कुरैशी मेरे ख्याल में वाहिद वो शख्स होगा जो न किसी से डरता है, न मुझे इक़्तिदार की हवस है। मैं आवाम को चाहता हूं जो हमने 30 सालों से खोया है, हकीकतन में मैं आज ये चाहता हूं कि मेरे आवाम को कोई धोखा न दें और जो हकीकतन में ग्राउंड में काम हो, सही बात में उसकी तारीफ़ करें। बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट कुपवारे के हवाले से कोई बड़ा प्रोग्राम है, यानी कि तरक्की का कोई बड़ा प्रोग्राम है? देखो, हमने कई बार अपने बड़े लीडरों से भी कहा है। मैं कैरन में गया था, जो बेरोज़गारी हमारी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आगे भी मैंने कई मिनिस्टरों से भी बात की है और अपने ओहदेदारों से भी बात की है, क्योंकि
जो यहाँ पे बेरोज़गारी अभी बढ़ चुकी है, कुछ ऐसी भर्तियाँ हो जिसमें हमारे नौजवान रोज़गार हासिल करें। और दूसरा जो मैंने कैरन का भी कई अहदेदारों से, कई मिनिस्टरों से भी बात की है कि वहाँ एक टनल का ऐसा माहौल, क्योंकि वो ऐसी टूरिस्ट प्लेस जगह है, क्योंकि मैं गया वहाँ और लोग इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अगर वहाँ पे बाहर से लोग आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में बहुत एक रोज़गार का वसाइल बढ़ जाएगा ज़िले कुपवारा में। या अगर जो हमारी बंगस वैली है, अगर इसमें गवर्नमेंट तवज्जो दे देगी तो एक बहुत बड़ा सरमाया है हमारे पास। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्टों पे काम चल भी रहा है, गवर्नमेंट देख भी रही है, और जिस तरीके से काम चल रहा है, मैं सोचता हूँ कि जो आने वाला कल होगा वो हमारे लिए बेहतरीन। यानी उम्मीद करते हैं अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। जावेद साहब, मेरा लास्ट सवाल आपसे, अपने नौजवानों के नाम कोई आपका आखिरी पैगाम? मैं नौजवानों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, किसी फिरक परस्त के बहकावे में ना आए, क्योंकि हमने 30 सालों से बहुत कुछ खोया। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में वो तवारीख रही है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे के साथ रही है। पूरे देश में हिंदुस्तान का नाम चलता है। मैं समझता हूँ कि कुछ फिरक परस्त लोग इस काम को बिगाड़ना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि हम इकट्ठे चल के इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जावेद साहब, आपने कश्मीर एवन न्यूज़ को अपना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फायर ब्रांड लीडर बीजेपी के मिस्टर जावेद अहमद कुरैशी। वानी आदिल के साथ मैं सागर गुलजार, कश्मीर एवन न्यूज़।